टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 15 के क्वेश्चन एंड उनके आंसर को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहले के जो भी क्वेश्चंस थे उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर के हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ जैसा आप जानते हो कि पिछले 14 डेज से सबसे पहले हमने हिस्ट्री कंप्लीट की, फिर हमने सोसाइटी कंप्लीट की। अब हिस्ट्री और सोसाइटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद वी हैव कम टू ज्योग्राफी। अब हम GS1 के ज्योग्राफी को प्रॉपर्ली समझेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है एंड आफ्टर ऑल किस तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। ऑलराइट, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें की नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में का जो मेन टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का बनता है दैट इज रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ। तो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। In this context, explain the mechanism of different processes and give the salient features of landforms produced through these processes. 15 मार्क का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स के अंदर इसको हमें आंसर करना है। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, यानी कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आप जो कुछ भी देखते हो, प्लेन एरिया देखते हो, आप माउंटेन देखते हो, छोटा सा हिल देखते हो, आप प्लेट्यू टाइप स्ट्रक्चर देखते हो, कुछ भी जो आप देखते हो वो सब एक बेसिकली प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट है किस चीज का? वो प्रोडक्ट है कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो कि अर्थ के अंदर लगातार चल रहे हैं, मतलब अर्थ के इंटीरियर में लगातार चल रहे हैं। उन सब का प्रोसेस है, उन सब का प्रोडक्ट है कि सरफेस के ऊपर हमारे क्या आ रहा है। सिंपल शब्दों में समझे तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर हमारा ये अर्थ का सरफेस है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस के ऊपर जो कुछ भी अलग अलग फीचर्स बन रहे हैं, बीट प्लेट्यू, बीट माउंटेन या हिल, ये सब कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा है। तो अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जिसका रिजल्ट ओवरऑल यहां पर ऊपर हमारी तरफ सरफेस पे अलग अलग सरफेस दिखता है। इसी चीज को हमें शो करना है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हमें अलग अलग मैकेनिज्म शो करना है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट शो करने हैं, अलग अलग वे शो करने हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म्स हमारे अर्थ के इंटीरियर में चल रहे हैं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं। राइट, सो आई होप आप क्वेश्चन मेनली समझ गए, क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है उसको समझ गए, एज टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। राइट, अब देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से आफ्टर ऑल इसको अप्रोच करना है। तो इस क्वेश्चन को आप समझो तो इस क्वेश्चन एक्चुअली किस चीज के बारे में बात कर रहा है? दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट कि जो अर्थ के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, अर्थ के लैंडफॉर्म्स जो कि सरफेस के ऊपर है, उनका क्या रिलेशन है टू द प्रोसेसेस दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड द अर्थ। मतलब जो हमारे इंटरनल प्रोसेस है अर्थ के, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एक्सटर्नल जो सरफेस के फीचर्स बन रहे हैं उनके ऊपर। राइट, तो देखिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताएंगे कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। बिकॉज आप देखते हो कि कहीं पर कोई एक माउंटेन है तो 100 साल के बाद वो माउंटेन यहाँ पर काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है, बहुत छोटा माउंटेन रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आप जानते हैं कि राजस्थान और दिल्ली के आसपास में एक अरावलीज करके एक माउंटेन है। राइट, अरावलीज, अगर आप अरावली को देखोगे तो राइट नाउ अरावली के जो देखो, अगर ये ग्राउंड है तो अरावली का जो काइंड ऑफ ऐसा रह गया, माउंटेन इज लाइक दिस नाउ। बट क्या ये माउंटेन स्टार्टिंग से ऐसा ही था? नो। अगर आप उसकी आप इवेंचुअल जो आप उसकी जो ओरिजिनल हाइट है अगर आप वो देखना चाहोगे तो अरावली वाज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स प्रीवियस टाइम्स में। आप मान सकते हो कि अरावली वाज लाइक दिस। राइट, सो अरावली अगर इस तरीके का था, सो प्रेजेंट डे में अरावली ऐसा कैसे रह गया? मतलब हाउ इज इट कि अरावली एक माउंटेन से एक छोटा सा हिल, एक टाइप का हिल टॉप बन के रह गया। राइट, सिमिलरली आप बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स देखोगे जो पहले बहुत ज्यादा लार्जर हुआ करते थे, बट उनका जो सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होकर दे हैव एक्चुअली बिकम स्मॉलर। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग? तो ये शो करता है कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो लगातार चेंज हो रहा है। देखो रीजन हम थोड़ी देर में समझेंगे, बस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन प्रोसेस कि जो ये चेंजेस है वो चेंजेस लगातार यहां पर हो रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर ज्योग्राफी ये कहता है, ज्योग्राफी सेज कि जो कुछ भी चेंजेस आप यहां पर अर्थ के ऊपर देख रहे हो वो बेसिकली दो डिफरेंट चीजों के कारण होते हैं। राइट, दो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं जिस फोर्सेस के कारण हमारे अर्थ के सरफेस की अलग अलग चीजें चेंज होती हैं। तो जो पहला फोर्स है उसे कहते हैं एंडोजीनिक फोर्सेस, एंडोजीनिक फोर्सेस, और सेकंड जो होता है उसे कहते हैं एक्सोजीनिक फोर्सेस, एक्सोजीनिक फोर्सेस। राइट, सो एंडोजीनिक वर्ड में एक वर्ड आता है एंडो, एंडो का मतलब होता है इंटीरियर, मतलब कि कुछ ऐसे फोर्सेस जो कि हमारे अर्थ के इंटीरियर से हमारे अर्थ के ऊपर के सरफेस को शेप कर रहे हैं, और कुछ चीजें एक्सो, एक्सो मतलब आउटर,
मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आउटर मतलब कुछ प्रोसेस है, आउटर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि हमारे आउटर सरफेस को काइंड ऑफ शेप कर रहे हैं, राइट। सो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि कुछ चीजें ऐसी भी है जो अंदर से शेप कर रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर से ही शेप कर रही हैं, राइट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, देखो आप यहां पर इस तरीके से समझ सकते हो कि बेसिकली एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, मतलब फोर्सेस जो कि अंदर से, अर्थ के अंदर से निकल रही हैं, और फोर्सेस जो कि अर्थ के बाहर से लग रही है, दोनों साथ में मिलकर कुछ जियोमॉर्फिक चेंजेस कर रही हैं, जियोमॉर्फिक चेंजेस कर रही है। नाउ जियोमॉर्फिक को समझो। जियोमॉर्फिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड मॉर्फ। जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जैसा हमें दिखता है। मतलब कि बेसिकली जियोमॉर्फ का मतलब है ऐसा अर्थ का स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है अभी राइट नाउ। सो जो भी हमें प्रेजेंट डे पे अर्थ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको शेप करने में एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों का ही काइंड ऑफ एक इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है, इक्वल काइंड ऑफ उनकी वैल्यूज रही हैं। अब देखिए, अगर हमें बेसिकली मेनली प्रोसेसेस समझने हो तो एंडोजेनिक फोर्सेस को आप समझ सकते हो, जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रेशर्स लगते हैं, टेम्परेचर वेरिएंसेस आते हैं, राइट। बहुत सारे डेंसिटी डिफरेंसेस आते हैं, ये सब मिलकर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोसेसेस कॉज करती है जिसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, जो कि हमारी सर्फेस को चेंज कर रहे हैं। अगर आप एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में आप सिंपल समझ सकते हो कि अलग अलग टाइप के जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मीडियम्स, जैसे कि रिवर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, राइट। ये सब चीजें हैं जो कि हमारे जो सरफेस के ऊपर जो अलग अलग चीजें हैं उनको काइंड ऑफ वेदर करती है, इरोड करती हैं, राइट। तो ये आप जानते हो कंसेप्ट्स बनते हैं वेदरिंग का, इरोजन का। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो कि एंडोजेनिक है, कुछ चीजें हैं जो एक्सोजेनिक है, और इस तरीके से दोनों साथ में मिलकर के काइंड ऑफ हमारे अर्थ के ऊपर जो कुछ भी चीजें हैं, अर्थ के ऊपर जो कुछ भी लैंडफॉर्म्स हैं, उन सबको शेप करने का काम करती हैं, राइट। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जैक्टली जियोमॉर्फिक प्रोसेस को आप किस तरीके से समझ सकते हो। अब देखिए, जो अलग अलग तरीके के जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं उनको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि बहुत ही स्लो हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आउटर एक्सोजेनिक की बात करोगे तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज वेदरिंग, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज इरोजन। वेदरिंग इरोजन का सीधा सा मतलब है कि देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, एक रॉक का सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं एक रॉक का सरफेस है। अब जैसे सपोज ये रॉक का सरफेस है, ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स क्या होगा, इसके ऊपर जो विंड्स हैं, एक सेकंड देखो, जैसे मान लो ये विंड्स है, अब विंड्स देखो, इसको लगातार इसके ऊपर विंड्स यहां पर आएंगी, राइट। इस तरीके से विंड्स आएंगी। अब विंड जब आएगी तो इसको जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर क्या होगा, धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे अपर लेयर के जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ग्रैनुलर साइज के पार्टिकल्स, ग्रैनुलर साइज के जो पार्टिकल्स हैं, वो इस पर्टिकुलर रॉक से निकल के आसपास में जाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। यहां पर आसपास में गिरना स्टार्ट कर देंगे इधर। तो क्या होगा, बेसिकली यहां से ये फर्स्ट लेयर निकल जाएगा, राइट। फिर ओवर द ईयर्स और टाइम लगेगा, हवा लगातार लगती रहेगी, उसके कारण हो सकता है कि सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे करके धीरे धीरे लेयर्स निकलने स्टार्ट हो जाए, राइट। इसे कहते हैं वेदरिंग एंड इरोजन। तो देखो, ये जो हम प्रोसेस समझ रहे हैं ये वेदरिंग है। तो हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये पर्टिकुलर रॉक, जो कि पहले बहुत बड़ी रॉक हुआ करती थी, या माउंटेन या फिर हिल हुआ करती थी, हो सकता है कि एक टाइम के बाद वो इतनी सी रह जाए, राइट। बिकॉज जितने भी इसके अपर लेयर्स हैं सबको विंड के कारण इरोड कर दिया गया है, राइट। सिमिलरली विंड के अलावा आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि इरोजन में आप रिवर का एक एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया एक रॉक है, ठीक है, और एक रिवर है जो सपोज इस तरीके से निकलती है, मान लो, ठीक है, इस तरीके से एक रिवर निकल रही है। सो अगर ये रिवर निकल रही है तो क्या होगा, देखो, एक चीज जो होगा ये होगा कि अगर ये रॉक है भी, मान लो ये पूरा रॉक है, तो इसका स्पेशली जो ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर रिवर वाटर लगातार हिट करेगा, लगातार इसके ऊपर हिट करेगा, उसके ओवर द ईयर्स क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा स्मॉलर पार्ट्स में। तो ये क्या होगा, इसका मतलब होता है वेदरिंग होना, मतलब स्मॉलर पार्ट्स में टूटने का मतलब है वेदरिंग होना। अब देखो, जब मान लो ये बड़ा रॉक था और ये बड़े रॉक मान लो टूट टूट के छोटे छोटे रॉक्स यहां पर आ गए, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स यहां पर आ गए। अब यही छोटे छोटे रॉक्स जब रिवर वाटर के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मतलब आगे बढ़कर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तब हम कहेंगे कि इन पार्टिकल्स का इरोजन हो रहा है, इरोजन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग मतलब कि अगर कुछ टूट करके वहीं पे गिर जाए उसे वेदरिंग कहेंगे, बट अगर टूट करके स्मॉलर पार्टिकल्स आगे निकल जाए विद द फ्लो ऑफ विंड, विद द फ्लो ऑफ वाटर, विद द फ्लो ऑफ आइस, किसी भी तरीके से, देन दैट विल बी कॉल्ड एज इरोजन, राइट। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि स्लो प्रोसेस हो सकते हैं, राइट। देन कुछ हैं जो कि ग्रेजुअल हैं, जो कि लगातार होते रहते हैं ओवर द ईयर्स, लगातार होते ही रहते हैं। जैसे कि देखो, वेदरिंग स्लो का देख लो तो इरोजन को आप ग्रेजुअल कह सकते हो, ओवर द ईयर होते ही रहते हैं, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सडन होते हैं, सडन, जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए,
वोल्केनोज हो गए, राइट। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस है। देखो अगर अर्थक्वेक आएगा तब भी आप जानते हो अर्थक्वेक आता है तो हमारा अर्थ जो है अनस्टेबल हो सकता है। जैसे मान लो अगर इस तरीके का है अर्थ आता है तो हो सकता है कि ये पार्ट टूट जाए, ब्रेक हो जाए, राइट। तो भी हमारा जो जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। अगर वोल्केनो आएगा तो हो सकता है कि यहाँ से लावा निकलना स्टार्ट हो जाए और यहाँ पर एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाए, तो ये भी एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया, ये भी हमारे जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो कि अलग अलग एजेंट्स को यूज करते हैं। जैसे हमने देखा इसमें देखो रिवर हो सकता है एजेंट, वाटर विंड एजेंट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो में जो मैग्मा है वो यहाँ पर एजेंट हो सकता है। अर्थक्वेक में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर एजेंट हो सकती हैं। सो अलग अलग एजेंट्स के थ्रू बेसिकली अलग अलग तरीके के चेंजेस हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। देखो हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन हमें ये समझाना है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारे अर्थ के ऊपर के जो जितने भी सरफेस फीचर्स हैं वो सब अर्थ के अंदर के कारण बने हैं। तो देखो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस को। हम बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल एंडोजेनिक फोर्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसको करने में, अर्थ की चीजों को बनाने में, राइट। तो देखिए जो हमें एंडोजेनिक मूवमेंट्स को बताना है तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, मतलब वो कौन सी फोर्सेस हैं जिसके कारण अर्थ के नीचे का पार्ट मूव कर रहा है। देखो बिकॉज देखो अगर ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस मान लो जस्ट सपोज कि ऊपर की तरफ कोई अगर माउंटेन हिल है, जस्ट सपोज माउंटेन हिल, तो अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस लाने हैं और अगर मेरा रीजन नीचे का होना चाहिए तो नीचे कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस नीचे आएंगे तभी तो ऊपर चेंज आ पाएगा ना। सो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि आफ्टर ऑल नीचे कौन से चेंजेस हो रहे हैं, नीचे चेंजेस हो रहे हैं तो उसके रीजन क्या है। आफ्टर ऑल क्या वो रीजन है जिसके कारण हमारे अर्थ के नीचे इंटीरियर में एक्सोजेनिक जो एंडोजेनिक फोर्सेस है कौन कौन से फोर्सेस है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है हमारे अर्थ का हीट को आप सिंपल वर्ड में प्राइमोर्डियल हीट कह सकते हैं। प्राइमोर्डियल हीट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस टाइम अर्थ फॉर्म हुआ था अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जब अर्थ हमारा फॉर्म हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में अर्थ जो था आप जानते हैं एक फॉल ऑफ बायर, एक टाइप का गैस का बॉल था। सो बेसिकली उस टाइम में जो हमारा अर्थ था इट वाज अ बॉल ऑफ फायर, ठीक है। सो बॉल ऑफ फायर होने के कारण क्या था, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जो हीट का डीगैसिंग हुआ, डीगैसिंग का मतलब है धीरे धीरे हीट हमारा बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, गैसेस वगैरह हमारे कंडेंस होने स्टार्ट हुए, तो जो सारी की सारी हीट थी ना वो काइंड ऑफ हमारे अर्थ के कोर में नीचे जाकर बिल्कुल वो हो गई, मतलब कंसंट्रेट हो गई, ठीक है। सो इसके कारण ये माना जाता है कि बहुत सारा हीट जो है हमारे अर्थ के सेंटर में यानी कि कोर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हमारे कोर के अंदर हीट प्रेजेंट है तो वो हीट भी धीरे धीरे रेडिएट होगा आसपास के जगहों पर, काइंड ऑफ अपना प्रेशर क्रिएट करेगा, अपने जो भी इफेक्ट्स है वो क्रिएट करेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रीजन होता है कि जो हमारे अर्थ है, अर्थ के जो अंदर की हीट है वो काइंड ऑफ काफी सारे अंदर के मूवमेंट्स को कॉज करती है। सेकेंड चीज जो हीट है उसका एक और रीजन है, एक और जो वो है रेडियो एक्टिव डिके। सिंपल शब्दों में समझे, जो बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर प्रेजेंट है। तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर ये मटेरियल्स प्रेजेंट होने के कारण क्या है, ये टाइम टू टाइम ये डिके होते रहते हैं। तो अगर ये डिके होते रहते हैं तो ऑब्वियसली इन डिके होने के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट प्रोड्यूस होने के कारण भी हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करते हैं। तो पहला रीजन तो हम समझ गए, हीट का प्रोड्यूस होना बिकॉज ऑफ प्राइमोर्डियल हीट एंड बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। अब सेकंड है हमारा कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट्स। अब देखिए अर्थ के इंटीरियर में एंडोजेनिक फोर्सेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है कन्वेंशनल करंट। सिंपल शब्दों में समझो, इफ दिस इज द अर्थ तो इसका जो आउटर लेयर है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर इज द पार्ट जो कि हमारे आउटर क्रस्ट, जो हमारा क्रस्ट है और जो हमारा मेंटल है, मेंटल का जो अपर मेंटल है, सबसे ऊपर वाला मेंटल, उन दोनों को कंबाइन करके एक हमारा लिथोस्फेयर बनता है जिसके ऊपर एक्चुअली हम रहते हैं, ठीक है। जो मतलब धरती की जो हमारी परत है दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। नाउ इसके जस्ट नीचे यहाँ पर देयर इज अ प्रेजेंट एक जो देखो इसके बाद ये मेंटल आता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज मेंटल, ठीक है। एंड सबसे नीचे इज कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। अब देखो जो ये मेंटल है, मेंटल का जो ये वाला पार्ट है ना, इसका सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर क्या है, बेसिकली एस्थेनोस्फेयर में क्या है, मैग्मा का एक चैम्बर है जो कि हमारे अर्थ क्या इस पर्टिकुलर मेंटल के अपर मेंटल के अंदर लगातार रिवॉल्व कर रहा है मतलब लगातार घूम रहा है, लगातार घूमता जा रहा है, ठीक है। तो ये घूमने के कारण क्या होता है, कुछ करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज देखो ये पर्टिकुलर चीज जो घूम रही है, घूमने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के कारण ये मैग्नेटिज्म पैदा करता है, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं जो कि मैग्नेटिज्म भी पैदा करते हैं लॉन्ग टर्म्स में। सो होता क्या है, जब ये घूमते हैं तो काइंड ऑफ ये करंट पैदा करते हैं तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। अब ये कन्वेक्शनल करंट के जो बेसिकली कुछ मेन रीजंस हैं वो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे जब हम इस चीज को डीप में समझेंगे। यहाँ पर सबसे जो मेन रीजंस होते हैं वो है टेम्परेचर डिफरेंस
और बेसिकली प्रेशर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस। सो अलग अलग टाइप के जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं हमारे अर्थ के मेंटल के अंदर, उसके कारण ये पर्टिकुलर जो अलग अलग जो हमारे मैग्मास हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करते हैं। तो इनके कारण भी जो हमारा अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है, मान लो कि ये हमारा क्रस्ट है, दिस इज लिथोस्फेयर एंड दिस इज मान लो स्थेनोस्फेयर। तो अगर ये मूव करेगा तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला पार्ट भी मूव करेगा। इसके कारण, इसके मूव के करने के कारण क्या होता है, हमारा जो सरफेस है, सरफेस का जो प्लेट्स है, अब प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक को हम थोड़ी देर में समझेंगे अभी। सो प्लेट टेक्टोनिक जब मूव करता है, यानी कि टेक्टोनिक्स जब मूव करता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करते हैं, तो उसके कारण हमारा सरफेस जो है वो भी चेंज होता है। सो ये भी एक रीजन है, कन्वेंशनल करंट जो है, ये भी एक रीजन है कि आफ्टर ऑल क्यों हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट है हमारे अर्थ के इंटीरियर का, राइट। आई होप आप समझ गया। थर्ड चीज जैसा हम बात कर रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक्स। सो प्लेट टेक्टोनिक्स का बेसिक मीनिंग ये है कि मान लो अगर ये हमारा अर्थ है, तो साइंटिस्ट के अनुसार ये अर्थ जो है मान लो एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक है, मतलब कि ठीक है, एक सिंगल अर्थ नहीं है, सिंगल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो पार्ट्स है ना, इन्हें प्लेट्स बोला जाता है, ठीक है, प्लेट्स। ये जो प्लेट्स है ना, ये प्लेट्स एक्चुअली एस्थोनोस्फेयर के जस्ट ऊपर रहते हैं। मतलब इफ दिस इज द अर्थ क्रस्ट एंड दिस इज एस्थोनोस्फेयर, तो एस्थोनोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है इसे प्लेट कहते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे एस्थोनोस्फेयर मूव करता है, तो इसके मूवमेंट की जब भी डेंसिटी इंक्रीज होगी, जब भी कुछ इंक्रीज होगा, तो उसके साथ साथ में काइंड ऑफ प्लेट्स भी मूव करेंगे, टेक्टोनिक्स जो है वो भी मूव करेगा। तो टेक्टोनिक्स के मूव होने के कारण एक्चुअली जो हमारा अर्थ का सर्फेस है वो भी चेंज होता है, राइट। तो ये तीसरा रीजन हो गया। और फोर्थ रीजन आप समझ सकते हैं अर्थ का कोरियोलिस फोर्स। अब देखो, जो कोरियोलिस फोर्स है, आप जानते हो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। इफ दिस इज अर्थ, दिस इज द इक्वेटर। जो कोरियोलिस फोर्स है वो एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज को नॉर्दर्न डायरेक्शन में राइट की तरफ मूव करने को फोर्स करता है, हर चीज को राइट की तरफ मूव करेगा। सो सोचो, अर्थ के अंदर जो हमारा कन्वेक्शन करंट था उसके ऊपर भी तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है वो काइंड ऑफ हमारे कन्वेक्शनल करंट्स की दिशा को डिसाइड कर सकता है, डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। सो अगर वो डायरेक्शन को डिसाइड कर सकता है, इसका मतलब है कि अगर देखो कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो काइंड ऑफ अर्थ के ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो भी चेंजेस आ रहे थे वो भी चेंज होगा, राइट। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके के चेंजेस आएंगे अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो इसी चीज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि जैसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स आ रहा है, जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स आ रहा है, उसके कारण अलग अलग तरीके के चेंजेस हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर देखे जाते हैं, राइट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए कि अलग अलग फोर्सेस कौन कौन से हैं, अलग अलग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज को डायरेक्टली सी करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं कि आफ्टर ऑल कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अर्थ के सरफेस को चेंज कर रही हैं, राइट। अब देखो, ये तो हमने समझा कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं। अब हम समझते हैं कि उनके रिजल्ट क्या क्या होते हैं, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो देखो, जब भी हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर की अगर आप बात करोगे तो दो मेन टाइप के यहाँ पर चेंजेस आते हैं, राइट। मतलब जब भी नीचे कुछ भी चेंजेस होंगे, नीचे कुछ भी मूवमेंट्स होंगे, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे अर्थ के ऊपर वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो एक आप कह सकते हो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं, या फिर वो सडन मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। या तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स या फिर सडन मूवमेंट्स। डायस्ट्रॉफिक का मतलब है स्लो एंड सडन का मतलब जानते हो अचानक से आना, ठीक है। तो अगर आप डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स की बात करोगे तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एपेरोजेनिक मूवमेंट्स, एपेरोजेनिक मूवमेंट्स, और दूसरे को हम कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट्स, ओरोजेनिक मूवमेंट्स, ठीक है। देखो, एपेरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट्स, ओरो का मतलब होता है माउंटेन्स। सो डायस्ट्रॉफिज्म में दो मेन चीजें आती हैं, जहां पर एपेरोजेनिक के अंदर क्या होता है, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होता है। कॉन्टिनेंट्स यानी कि कॉन्टिनेंट को सिंपल शब्दों में समझे तो लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं एपिरोजेनी। और जो स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड मतलब छोटे एरिया में कुछ चीज अपलिफ्ट हो जाए बहुत ज्यादा अमाउंट तक, उसे कहते हैं ओरोजेनी, यानी कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, ठीक है। सो फिर से समझो, हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये समझा कि आफ्टर ऑल कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि हमारे अर्थ के नीचे की चीजों को डिसाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर अर्थ की हीट के बारे में बात की, राइट। हमने अर्थ की प्राइमोर्डियल हीट के बारे में बात की, रेडियो एक्टिव हीट के बारे में बात की, फिर हमने कन्वेंशनल करंट्स के बारे में बात की, फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात की, हमने यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात किया, राइट। जब हमने इन सब के बारे में बात कर लिया तो वी सेड कि इन सब के कारण अर्थ के ऊपर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, दो टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने बोला कि पहला चेंज आ रहा है वो डायस्ट्रॉफिज्म है, दूसरा जो है वो अचानक से आ रहा है, यानी कि सडन मूवमेंट से। तो जो डायस्ट्रॉफिज्म था उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब है कुछ चीज जो स्लो हो रही है, मतलब धीरे धीरे चेंजेस हो रही है। तो धीरे धीरे देखो, अगर धीरे धीरे लार्ज एरिया पे चेंजेस होंगे और ज्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, मतलब एक लैंड धीरे धीरे अपलिफ्ट होगा, यानी कि कॉन्टिनेंट फॉर्म करेगा, मतलब धीरे। और या फिर सेकंड चीज है कि ज्यादा लार्ज एरिया पे ना हो लेकिन लैंड अपलिफ्ट कर जाए ज्यादा, तो इसे माउंटेन्स कहेंगे, इसे कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट्स, यानी कि एपिरोजेनिक या फिर ओरोजेनिक मूवमेंट्स। तो इस तरीके से हमने समझा कि एग्जैक्टली डायस्ट्रॉफिज्म क्या है। अभी हम इसके एग्जांपल थोड़ी देर में समझेंगे। आई होप आप समझ गए कि डायस्ट्रॉफिज्म क्या है। अब देखो, सेकंड चीज है हमारा ओरोजेनिक।
तो ओरिजिनिक का मतलब क्या है? ओरिजिनिक का सीधा सा मतलब है, सिंपल वर्ड्स में समझो, सॉरी, अब सेकंड है हमारा सडन मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स को आप सिंपली समझ सकते हैं, अर्थक्वेक देखो, वॉल्केनो हो गए, राइट, ये सब चीजें हमारी अचानक से आती हैं, सडन मूवमेंट्स होती हैं, इसके कारण भी हमारे काइंड ऑफ जो अर्थ के सर्फेसेस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, राइट। सो आई होप आप यहाँ पर जो बिगर पिक्चर था वो समझ गया कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं, राइट। अब देखो, अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली डायस्ट्रॉफिज्म और सडन मूवमेंट के कारण कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायस्ट्रॉफिज्म के कारण कौन कौन सा जो लैंडफॉर्म है वो क्रिएट होगा। तो जैसा हमने देखा, डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है वो एक साथ या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, है ना। तो देखो, अगर हम सबसे पहले हम डायस्ट्रॉफिज्म में पहला देखें तो एपिरोजेनिक होता है और दूसरा होता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब है माउंटेन्स का फॉर्म होना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिरोजेनिक में क्या है। देखो, एपिरोजेनिक में क्या होता है? एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जो एक साथ या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो लैंड नीचे की तरफ आएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तो मान लो जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का ये सेंटर है, तो इसका अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है? इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है? इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो सिंपल शब्दों में कहें, जब भी एक लार्ज ब्लॉक ऑफ लैंड या फिर लार्ज एरिया ऑफ लैंड या तो सबसाइड कर जाए, मतलब नीचे की तरफ चला जाए, या फिर अपने आप को अपलिफ्ट कर दे, ऊपर की तरफ चला जाए, तो जब भी सबसाइड करेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा, और जब भी वो काइंड ऑफ अवे जाएगा तो काइंड ऑफ अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, राइट। आई होप आप ये चीज समझ गया। इसी को कहते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, इसे को कहते हैं एपिरोजेनिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर ये एक बहुत बड़ा लैंड है जो कि एक्चुअली अपलिफ्ट हो गया, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, सेंट्रल पार्ट जो कि इसका मिड पॉइंट आप समझ सकते हो, जिस मिड पॉइंट से आप देख रहे हो कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसे कहते हैं क्रेटॉन, ठीक है, ध्यान रखना, क्रेटॉन यानी कि द मिड पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, सेंट्रल पार्ट, उसे कहते हैं क्रेटॉन्स, ठीक है। अब देखो, आप इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हो जब भी लार्ज एरिया कुछ अपलिफ्ट या फिर डाउनग्रेड होगा। तो अपलिफ्टेड का आप ले सकते हो कि देखो, बहुत जगहों पर क्या होता है, जो बीचेस होते हैं, बीच होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, मतलब उसका एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आप जानते हो कि वेव कट टेरेसेस होते हैं, ये एग्जांपल से कुछ आप याद कर सकते हो। सी केव्स जो फॉर्म होते हैं वो भी इसके एग्जांपल है, काइंड ऑफ, राइट। फिर बहुत सारे फॉसिल के बेड्स होते हैं जो कि पहले जमीन के अंदर होते हैं, वो भी जमीन के बाहर जाते हैं, इसका मतलब भी काइंड ऑफ अपलिफ्ट हो गए हैं वो सब, राइट। तो ये शो करता है कि एग्जाम्पल्स इसके काफी सारे, और एग्जाम्पल्स में देखो इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, इसमें आपको शो करना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल अपलिफ्टमेंट के एग्जांपल्स क्या है। तो आप एग्जांपल्स में देखो बता सकते हो कि, तो आपको देखो कैसे एग्जांपल ढूंढने हैं, आपको ऐसे एग्जांपल ढूंढने हैं जहां पर आपको ये शो कर सको आप कि आफ्टर ऑल इन पर्टिकुलर एरियाज में जो लैंड था वो अपलिफ्ट हो गया, मतलब जहां पर जैसे मान लो कि पहले लैंड यहां पर हुआ करता था, अब लैंड यहां पर है, इसका मतलब है कि लैंड अपलिफ्ट हो गया है, राइट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सो आप एग्जांपल ले सकते हो कि इंडिया के अंदर ही देयर आर सम प्लेसेस कॉल्ड एज, जैसे काठियावाड़ है, ठीक है, काठियावाड़ प्लेट्यू आप जानते हो। फिर आप नेल्लौर जानते हैं, राइट, नेल्लौर के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर तीसरा आप तिरुनवल्ली का जो कोस्ट है वो आप जानते हैं, जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। ये सब ऐसे एरियाज हैं जो कि अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब कि जो पहले जमीन के नीचे हुआ करते थे बट ये जमीन के ऊपर आ गए हैं, मतलब ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे जाते हैं, राइट। फिर साथ ही साथ आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि देयर आर सम प्लेसेस, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारा सी लेवल है, ठीक है, जस्ट सपोज कि दिस इज द वन और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। एंड मान लीजिए कि ये सी है, ठीक है, दिस इज द सी, दिस इज द लैंड, ठीक है। अब मान लो कि किसी भी तरीके का अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिज्म आता है या फिर एपिरोजेनिक मूवमेंट आता है, उसके कारण ये लैंडफॉर्म जो है अपलिफ्ट हो जाता है। तो नाउ द न्यू लैंडफॉर्म इज दिस, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो जो एक ये पोर्शन, मान लो ये पोर्शन जो कि पहले लैंड के नीचे हुआ करता था, मान लो अब ये यहां पर आ गया, ठीक है। सो आप देख सकते हो एक ऐसा लैंड जो कि पहले सी के अंदर था वो सी के बाहर है। सिमिलरली देखो ये वाला जो पोर्शन था जो पहले अंदर था अब ये भी बाहर आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको वहां दिखेंगे जहां पर कुछ ऐसी जगह जो पहले सी के अंदर हुआ करती थी अब वो सी के ऊपर आ गई है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरिंगा जो है पहले जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर के पहले नीचे हुआ करती थी, मतलब कि पहले सी के नीचे हुआ करता था लेकिन अभी वो सी के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज तो हमने एग्जांपल देखे अपलिफ्टमेंट के कि किस तरीके से आफ्टर ऑल जमीन अपलिफ्ट हो सकती है। सेकंड आप एग्जांपल दे सकते हो सबमर्जेंस के कि कहीं कहीं पर जो जमीन है वो सबमर्ज हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ चली जाती है। सब्सिडेंस के एग्जांपल दे सकते हो। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, वैलीज वगैरह जो होती है पहले जो जमीन के नीचे होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, राइट, मतलब कि सी के नीचे चली जाती है, राइट। आप एग्जांपल दे सकते हो 1819 के अंदर रन ऑफ कच्छ जो है पूरा का पूरा रन ऑफ कच्छ ही काइंड ऑफ सबमर्ज हो गया था, सी के अंदर चला गया था। तो काइंड ऑफ ये भी एक रीजन था एपिरोजेनिक मूवमेंट का, राइट। अंडमान निकोबार का एग्जांपल दे सकते हैं आप, गल्फ ऑफ मन्नार का एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप एक्चुअली शो कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से अपलिफ्टमेंट एंड जो सब्सिडेंस है अलग अलग लैंडफॉर्म्स का वो होता है।
तो क्या हम शो कर रहे हैं? हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि एपिरोजेनिक मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट्स हमारे अर्थ के नीचे चल रही थी वो कुछ ऐसे चेंजेस ला रही है कि हमारे अर्थ के ऊपर की जो चीजें हैं वो या तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, राइट? सो आई होप आप इस चीज को समझ गए। ऑलराइट, अब हम सेकंड बात करते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट, यानी कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस के बारे में, राइट? तो देखो, मान लो ये अर्थ क्रस्ट है और जस्ट सपोज किसी भी तरीके का अगर प्रेशर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, आप जानते हो बहुत सारे कन्वेक्शन करंट्स मूव करते हैं, इसको हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं इस क्लास को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि आफ्टर ऑल किस तरीके से, मान लो कि नीचे जो भी कन्वेक्शनल करंट है, जस्ट सपोज मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव करने के कारण यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट करने के कारण मान लो कि जस्ट सपोज कि देयर आर टू प्लेट्स, ठीक है, और दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट सपोज कि दीज आर टू प्लेट्स, दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज टू प्लेट, ठीक है, सेकंड प्लेट। मान लेते हैं कि आपस में ये कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, या फिर आप इसको और सिंपल तरीके से देखिए तो आप ये देख सकते हैं। देखो, मान लो कि ये है, ठीक है, एंड दिस इज द फॉल्ट लाइन। ये मान लो कि फॉल्ट लाइन है, इस फॉल्ट लाइन पे किसी तरीके का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मान लो इस तरफ यहाँ पर प्रेशर जो है इस तरफ से आ रहा है, यहाँ पर प्रेशर इस तरफ से आ रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, यहाँ पे चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, और हो सकता है कि ये ना यहाँ पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दे कि बीच में एक इस तरीके का कोई एक सिचुएशन बन जाए, राइट? तो देख रहे हो आप, यहाँ पर नीचे जो हुई फोर्सेस आए उसके कारण ऊपर चेंजेस आ गए, राइट? इसे कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट्स, यानी कि स्मॉलर एरिया के अंदर एक चेंज आया, उसके कारण एक माउंटेन फॉर्म हो गया वहां पर ऊपर की तरफ, राइट? सो आई होप आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक ऑफ लैंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लॉक ऑफ लैंड। ऑलराइट, देखिए, मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक ऑफ लैंड है और इसके ऊपर और दूसरा ब्लॉक ऑफ लैंड ये है, ठीक है, और मान लो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ लैंड के ऊपर एक प्रेशर लगता है जो कि टेंशन है। टेंशन मतलब कि दोनों को अलग अलग खींच रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे मान लो इतना ही ब्लॉक ऑफ लैंड है तो एक नया लैंडफॉर्म क्या ऐसा क्रिएट हो सकता है जहां पर ये बीच वाला पार्ट जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट? तो देखो, एक तो माउंटेन ये बन जाएगा, दिस इज अ माउंटेन, राइट? दिस ऐसा कुछ माउंटेन बन जाएगा और सेकंड माउंटेन ऐसा बन जाएगा, राइट? देख लो आप यहाँ पर एक माउंटेन 1 माउंटेन 2, राइट? तो इस तरीके से आपने देखा कि हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कंप्रेशन फोर्सेस लगाओगे यहाँ पर, तो कंप्रेशन फोर्सेस किस तरीके से काम करेगी? देखो, कंप्रेशन में क्या होगा, सारी की सारी रॉक्स जो है आपस में एक दूसरे टकराएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन जो क्रिएट हो जाएगा, राइट? यहाँ पर भी माउंटेन क्रिएट हो जाएंगे, राइट? तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये टेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, दोनों ही चीजों में यहां पर एक नया माउंटेन फॉर्म हो सकता है, राइट? एक माउंटेन फॉर्मिंग प्रोसेस को हम ओरोजेनिक मूवमेंट्स कह रहे हैं। इसी चीज को हम यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से अर्थ के नीचे की जो प्रोसेसेस हैं वो आफ्टर ऑल अर्थ के ऊपर की चीजों को किस तरीके से चेंज कर सकती हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। ऑलराइट, ये हमने बात की सबसे पहले तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने एपिरोजेनिक मूवमेंट और ओरोजेनिक मूवमेंट के सबसे पहले तो प्रोसेस को समझा, और प्रोसेस के बाद हमने उसके इफेक्ट्स को भी समझा कि आफ्टर ऑल जियोमॉर्फिक इफेक्ट्स को क्या क्या कर सकते हैं, लैंड के ऊपर क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो सडन मूवमेंट्स हैं जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनोज ये सब आते हैं, वो लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो पहला देखो, पहला होता है अर्थक्वेक। अगर आप अर्थक्वेक को समझो तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज एक्चुअली रिलीज ऑफ एनर्जी या फिर ट्रैप्ड एनर्जी, ठीक है? देखो, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के नीचे आप जानते हो बहुत सारे सोर्सेस ऑफ हीट है। हीट के कारण क्या होता है, लगातार यहाँ पर एनर्जी जो है बिल्डअप होती रहती है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं कि इसके कारण ये पर्टिकुलर एनर्जी कभी बाहर निकल नहीं पाती है। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर है नीचे की तरफ कि कभी भी एनर्जी बाहर निकल नहीं पाती है। तो जब भी मान लो कि एक पर्टिकुलर जगह से उसको एक वीक जोन मिलता है, तो ये एनर्जी क्या करेगी, सारी एनर्जी यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगी, राइट? और अगर जब ये एनर्जी निकलने की कोशिश करेगी तो अचानक से बहुत ही फास्ट पेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर कुछ चेंजेस आएंगे, राइट? उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसी पर्टिकुलर चीज को, यही जो फिजिकल चेंज आता है, इसके कारण यहाँ पर फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, राइट? किसी भी तरीके का यहाँ पर ब्रेकेज हो सकता है, राइट? इसी चीज को यहाँ पर अर्थक्वेक की जो अलग अलग इफेक्ट्स है वो कहे जाते हैं। आई होप आप समझ गए कि जो सडन मूवमेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? फिर इसके एग्जांपल आप ले सकते हो कि देखो, जैसे 1822 में क्या हुआ था। 1822 में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चाइल कंट्री है। चाइल में एक अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण जो कोस्टल एरियाज था उसमें हर एक जगह एक मीटर ऊपर उठ गया था, मतलब अपलिफ्टमेंट हो गई थी यहाँ पर एक मीटर की। फिर सिमिलरली 1885 में न्यूजीलैंड के अंदर एक और अर्थक्वेक आता है, उसके कारण ऑलमोस्ट 3 मीटर का अपलिफ्टमेंट हो गया, 3 मीटर का अपलिफ्टमेंट। मतलब इतनी फास्ट एनर्जी रिलीज हुई थी अंदर से कि सारे के सारे रॉक्स जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, राइट? फिर 1891 में देयर वाज अर्थक्वेक इन जापान के कारण क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी रॉक्स थे वो सबके सब 6 मीटर नीचे चले गए, बिकॉज एक जगह पर जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो कहीं और पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट? तो ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस यहाँ पर अर्थक्वेक के कारण भी हो सकता है, राइट? एक तो हम समझे सडन मूवमेंट में, पहला हमने समझा अर्थक्वेक को, सेकंड हम समझते हैं देखो वोल्केनोस को। अगर आप वोल्केनोस की बात करोगे तो वोल्केनोस क्या है? वोल्केनोस भी क्या है, मैग्मा का फ्लो ही तो है, राइट? वेरियस फ्लो ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड एज जो ये वोल्केनिक मूवमेंट्स। तो मैग्मा का, जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर अगर कोई एक सोर्स है मैग्मा का, जैसे सपोज, ठीक है, यहाँ पर बैक को लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक सोर्स है,
इस पर्टिकुलर मैग्मा का। तो अगर मान लेते हैं कि इससे पहले एक प्लेन एरिया था, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई भी लैंड फीचर्स नहीं थे। जब मैग्मा निकलेगा तो मैग्मा एग्जैक्टली क्या करेगा, ठीक है, मैग्मा यहाँ पर एक्चुअली लावा क्रिएट करेगा, राइट, यहाँ पर लावा भेजेगा, यहाँ पर इन सब जगह पर लावा भेजेगा। जब लावा भेजेगा तो ओवर टाइम क्या होगा, यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक छोटा सा हिल क्रिएट हो सकता है, एक माउंटेन क्रिएट हो सकता है, फिर एक प्लेटू क्रिएट हो सकता है, राइट। इस तरीके से अभी जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो क्या है, डेक्कन प्लेटू इसी तरीके से फॉर्म हुआ है। वो एक्चुअली पहले एक प्लेन एरिया हुआ करता था, एक प्लेन एरिया था, लेकिन वहां पर जब हम एक पर्टिकुलर हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से निकले, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होता है हम उसको लेटर ऑन समझेंगे। एक हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म के देखो ये इंडिया है, ठीक है, एक हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म का एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ से निकलता है, तो जहां जहां से निकलता है वहां वहां पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे काइंड ऑफ ब्लैक सॉइल जो है, लावा है, मैग्मा है, वो यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है। ये जो महाराष्ट्र गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पर हर जगह पर जो ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, दैट इज स्टिल बिकॉज ऑफ दैट हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो वोल्केनो है ये भी हमारे अर्थ के ऊपर के जितने भी अलग अलग फीचर्स हैं उनको चेंजेस कर सकते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, अलग अलग तरीके के काइंड ऑफ वेरिएशंस ला सकते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं कि डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स के कारण, यानी कि जो सडन मूवमेंट्स के कारण जो अपेरोजेनिक मूवमेंट्स हो रहा था, सडन मूवमेंट्स हो रहा था, सिमिलरली ओरोजेनिक मूवमेंट्स हो रहा था, देन डायस्ट्रॉफिक में काइंड ऑफ डायस्ट्रॉफिक के साथ साथ में काइंड ऑफ सडन मूवमेंट्स हो रहे थे। सिमिलरली हमने देखा कि सडन मूवमेंट में अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुआ, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा कि आफ्टर ऑल कौन कौन से अलग अलग फीचर्स है, प्रोसेसेस है जो कि अर्थ के अंदर तो काम करते हैं, लेकिन उनके इफेक्ट्स जो है वो अर्थ के बाहर तक दिखाई देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते थे, राइट। सिमिलरली देखो इन क्वेश्चंस के अंदर आप डायग्राम जरूर बनाना, बिकॉज डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम शो करेगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी स्ट्रांग है, राइट। अब देखो इस आंसर को एंड कैसे करना है। एंड में आप बता सकते हो कि जो चेंज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेचर का। तो अगर अर्थ सरफेस जो है वो लगातार चेंज होता रह रहा है, दैट इज एक्चुअली फॉर गुड, बिकॉज अलग अलग तरीके के जो चेंजेस हैं वो विद टाइम चेंज होते हैं, मतलब जिस तरीके के जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वैसे वैसे चेंजेस आते हैं। और जैसे अगर मान लो एक बहुत स्टीप माउंटेन है, ठीक है, मान लो एक बहुत ही स्टीप माउंटेन है, तो यहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता है, बट ओवर टाइम जब ये ऐसे ऐसे इस तरीके का हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, राइट, अलग अलग घर बन सकते हैं, सो इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट बीइंग जैसे जैसे नेचुरल फैक्टर्स जो है अलग अलग चीजें क्रिएट करते हैं, पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, तो उसके कारण एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ह्यूमन हैबिटेशन भी उसको यूज करता है, ह्यूमंस भी उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज प्रॉपर्ली समझ आई, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो इंटरनल प्रोसेस है वो किस तरीके से एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर वेरिएशंस ला रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, राइट। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपर्ली समझ गए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।